दोस्तों, मौके का फायदा उठाना किसे कहते हैं? अगर ये किसी से सीखना है तो भारत से सीखो, क्योंकि जब ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ लगाते रहे तब भी इंडिया ना तो डिप्लोमेसी में हारा और ना ही मौके को कैश करने। हाँ, थोड़ा बहुत असर एक्सपोर्टर्स पर पड़ा, लेकिन सरकार वही खेल दिखा रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनेंशियल पैकेज की तैयारी, और असली सरप्राइज तब मिला जब जुलाई का डेटा सामने आया। जहां सबको लगा कि एक्सपोर्ट घटेगा, वहीं इंडिया का एक्सपोर्ट 7.3% बढ़ गया। इतना ही नहीं, ट्रेड डेफिसिट ने भी 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी साफ है, भारत सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा बल्कि अटैक पर है। अब देखिए, असली गेम तो समंदर में चल रहा है। इंडिया ने सीधे सीधे मैरिटाइम सेक्टर पर दांव खेला है और 70,000 करोड़ का फंड अलॉट करने का फैसला लिया है। टारगेट भी क्लियर है, 2047 तक इंडिया को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग पावर्स में खड़ा करना। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े देश और 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन के बावजूद इंडिया का शिप आज सिर्फ 1,02% ग्लोबल शेयर पर क्यों है? जवाब है टेक्नोलॉजी और फंडिंग की कमी। जहां चीन, कोरिया और जापान ने अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भारी इन्वेस्टमेंट से कब्जा जमा लिया, वहीं हमारे शिपयार्ड पुराने सिस्टम पर अटके रहे। नतीजा यह कि आज 90% शिप बिल्डिंग मार्केट इन्हीं 3 देशों के पास है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ये 70,000 करोड़ सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि इंडिया के समुद्री पुनर्जागरण की घोषणा है। इस पैसे से नए शिपयार्ड्स बनेंगे, रिपेयर हब्स तैयार होंगे, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और इंडिया के अपने जहाज यानी शिपिंग टोनेज बढ़ेगा। मतलब अब हमें विदेशी जहाजों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी $2 बिलियन का सौदा कर रही है, जिसमें इंडिया में बने 26 जहाज खरीदे जाएंगे। और खास बात यह है कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट का मॉडल भी स्मार्ट है। 49% पैसा सरकार और स्टेट पोर्ट्स देंगे, जबकि 51% आएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे सॉवरेन फंड्स और मल्टीलैटरल एजेंसीज से। हाँ, अभी भी एक कमी है, मरीन इंजन्स। जहाज का दिल अभी भी इंडिया दूसरे देशों से लेता है, लेकिन बाकी तस्वीर साफ है। भारत अब मौके को भांप चुका है और सही चाल चल चुका है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में इंडिया न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, बल्कि दुनिया के टॉप शिप बिल्डिंग नेशंस में भी जगह बनाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया मैरिटाइम डेवलपमेंट पर इतना बड़ा दाम क्यों खेल रहा है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि आने वाला समय जमीन से ज्यादा समुद्र का है। धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है और लगभग 90% ग्लोबल ट्रेड समुद्री रास्तों से होता है। ऐसे में जिसने समंदर पर पकड़ बना ली, वही भविष्य की अर्थव्यवस्था का बादशाह बनेगा। और इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि हमारे पास है 7,500 किलोमीटर लंबा कोस्टलाइन और दुनिया का एक बेहतरीन ज्योग्राफिक लोकेशन। हम ऐसी जगह पर हैं जो इंडियन ओशन के बीचों बीच है, जहां से एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तीनों से डायरेक्ट कनेक्ट मिलता है। यानी हमारी भौगोलिक स्थिति हमें पहले ही एडवांटेज देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली दिक्कत है कि इतने बड़े एडवांटेज के बावजूद इंडिया अभी तक शिप बिल्डिंग में ग्लोबल प्लेयर नहीं बन पाया। कारण वही पुराना, लंबे वक्त तक शिप बिल्डिंग को स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री ही नहीं माना गया। ना टैक्स में दिक्कत, ऑफर से दिक्कत है, जान मांग करते जिन बार करते कि वो कारा आराम करते, इंसेंटिव मिले ना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। नतीजा यह हुआ कि हमारे शिपयार्ड्स फंडिंग और टेक्नोलॉजी दोनों में पीछे रह गए। दूसरी तरफ चीन, जापान और साउथ कोरिया ने शिप बिल्डिंग को अपनी अर्थव्यवस्था का कोर बना लिया। उन्होंने सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट की, फिर गवर्नमेंट ने उन्हें सस्ती फाइनेंसिंग दी और सब्सिडी देकर दुनिया भर से ऑर्डर्स खींच लिए। आज हालत यह है कि वर्ल्ड शिप बिल्डिंग मार्केट का 90% सिर्फ इन्हीं 3 देशों के पास है। लेकिन इंडिया अब इस गैप को समझ चुका है और उसी को भरने की तैयारी में है। 70,000 करोड़ का मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि एक मास्टर प्लान है। इसमें जहाज बनाने के लिए मॉडर्न शिपयार्ड्स बनेंगे, रिपेयर हब्स तैयार होंगे, ताकि जहाजों की मरम्मत के लिए हमें विदेश न जाना पड़े। इससे न सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, बल्कि एक्सपोर्टर्स के लिए टाइम भी बचेगा। साथ ही पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और इंडिया अपने खुद के जहाज खरीदेगा, जिससे हमारी शिपिंग टोनेज बढ़ेगी। यह एक ऐसा कदम है जो हमारे एक्सपोर्ट कॉस्ट को कम करेगा और हमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। अब बात करें स्ट्रैटेजिक एंगल की। आज के समय में समंदर सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा है। आप देखिए, साउथ चाइना सी में चीन की एक्टिविटीज क्यों इतनी चर्चा में रहती है? क्योंकि जो समुद्र पर कंट्रोल करता है, वही ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी कंट्रोल कर लेता है।
और इंडिया भी अब यही सोचकर अपने मैरिटाइम स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। इंडियन नेवी पहले से ही इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ी पावर है, लेकिन अगर हमारे पास शिप बिल्डिंग और शिपिंग सेक्टर की पकड़ होगी तो यह हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों को डबल कर देगा। हाँ, चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है मरीन इंजन, जिसे आज भी इंडिया इंपोर्ट करता है। यह जहाज का दिल है और जब तक हम खुद इसे मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। दूसरा चैलेंज है ग्लोबल कंपटीशन। चीन सस्ता जहाज बनाता है, जापान और कोरिया अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जहाज बनाते हैं। ऐसे में इंडिया को सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च और स्किल्ड मैन पावर पर भी जोर देना होगा। लेकिन पॉजिटिव यह है कि गवर्नमेंट ने इस बार स्ट्रक्चर स्मार्ट रखा है। 49% पैसा सरकार और स्टेट पोर्ट्स देंगे, जबकि 51% हिस्सा ग्लोबल इन्वेस्टर्स से आएगा। यानी सिर्फ सरकारी पैसा नहीं बल्कि इंटरनेशनल फंड्स भी इसमें जुड़े हैं। इससे न सिर्फ इंडिया को पैसा मिलेगा बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी, और यही भरोसा इंडिया को वर्ल्ड मैरिटाइम मैप पर टॉप प्लेयर बना सकता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आज कौन है? जवाब साफ है, चीन। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि वहां फैक्ट्रियां ज्यादा हैं? नहीं, असली राज है उसके पास मौजूद शिपिंग पावर। चीन के पास हजारों ऐसे जहाज हैं जो पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट्स सस्ते और टाइम पर पहुंचाते हैं। इसी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स का दाम कम पड़ता है और वह दुनिया के हर कोने में डोमिनेट करता है। यानी अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो सबसे पहले शिप बिल्डिंग और शिपिंग पावर पर पकड़ बनानी होगी। अब देखिए, यह गेम सीधा सीधा भारत बनाम चीन बनने वाला है। चीन के पास आज अकेले ही लगभग 46% ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट शेयर है, यानी आधा मार्केट उसके पास है। वहीं कोरिया के पास 30% और जापान के पास 15%। इन तीनों ने मिलकर पूरे मार्केट पर राज किया हुआ है और इंडिया सिर्फ 1002%। सुनकर शर्म भी आती है, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन अब जो मास्टर स्ट्रोक इंडिया ने खेला है उससे इस इक्वेशन में बदलाव आ सकता है। इंडिया का प्लान यह है कि 2047 तक हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 2003% से बढ़कर टॉप 5 में पहुंचाई जाए। इसका मतलब है कि आने वाले 20-25 सालों में इंडिया लगातार जहाज बनाएगा, अपने पोर्ट्स अपग्रेड करेगा और शिप रिपेयरिंग में ग्लोबल हब बनेगा। इससे सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं बदलेगी बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन पर भी इंडिया का कंट्रोल बढ़ेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, सप्लाई चेन पर कंट्रोल का मतलब है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर। लेकिन चीन से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। वहां गवर्नमेंट ने सालों पहले ही शिप बिल्डिंग को स्ट्रैटेजिक सेक्टर मान लिया था। उन्हें सस्ता फाइनेंस मिलता है, टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है और उनकी लॉजिस्टिक चेन दुनिया की सबसे बड़ी है। ऐसे में इंडिया को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी प्लस पॉलिसी प्लस स्किल्स से भी खेलना होगा। हमें नए टेक हब्स बनाने होंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और शिपिंग कोर्सेज पर फोकस करना होगा और रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा।